हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम क्रैक चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक मॉक टेस्ट की सीरीज स्टार्ट की हुई है आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर। तो बच्चों, आज फिर मैं इस वीडियो में कुछ मॉक टेस्ट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। वो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से करना। जब मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे करवा रही होती हूँ तो पहले एक बार वीडियो को पॉज करना, फिर अपना आंसर देना। उसके बाद आप मेरे आंसर के साथ टैली करना, जिससे कि आपको अपनी प्रिपरेशन के लेवल का पता चल जाएगा। क्योंकि अभी आपको भी पता है कि टाइम आपके पास बहुत कम है और आपको अपनी कमियों को निकाल कर फाइंड आउट करके उनके ऊपर वर्कआउट करना है। तो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। This is our first question. T is a graph with n vertices. T is connected and has exactly n minus 1 edges. Then T is a tree. T contains no cycle. Every pair of vertices in T is connected by exactly one path. और ऑप्शन डी है आपका all of these. तो बच्चों, जो T होता है, ट्री यानी कि ट्री जो है आपका, उसके अंदर ट्री और ग्राफ में एक ही जो बेसिक डिफरेंस होता है, क्योंकि ग्राफ के अंदर क्या है, साइकिल कंस्ट्रक्ट हो सकती है। क्या हो सकती है ग्राफ के अंदर? साइकिल। बट ट्री के अंदर साइकिल कंस्ट्रक्ट नहीं होती, यही एक मेजर डिफरेंस है। अदरवाइज सारे का सारा स्ट्रक्चर है, कैसे नोड को कनेक्ट करते हैं, वो सारी चीजें ट्री और ग्राफ में सेम होती हैं। तो ऑप्शन जो है ए बिल्कुल ठीक है। टी क्या है? एक ट्री है। उसके बाद इसने कहा कि टी कंटेन्स नो साइकिल। टी के अंदर, ट्री के अंदर कोई साइकिल कंस्ट्रक्ट नहीं होती है। और थर्ड ऑप्शन क्या बताया कि इसने एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस, मान लीजिए ये आपके दो वर्टिसेस है और ये वर्टिसेस किसके थ्रू कनेक्टेड है? एक पाथ इनमें से जरूर एग्जिस्ट करता है बिटवीन वर्टेक्स 1 और वर्टेक्स 2। सो ऑप्शन डी जो होगा बच्चों, ये आपका करेक्ट होगा। अगला है हमारे पास, इफ द प्रोपोजिशन negation p imply q is true, then the truth value of proportion is negation p और p imply q is। यस बच्चों, यहाँ पर गिवन है negation p imply q, इसको मैं लिख सकती हूँ p और q। ठीक है, और p और q में कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स, वी कांट डिटरमाइन। ठीक है, आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि ये जो वैल्यू है निगेशन p इम्प्लाई q, तो इसने ट्रू बोल दिया। बट जब हम इसको ओपन करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो p और q हो जाते हैं, जिसमें आप डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे कि t ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ पर अगला दिया गया, देन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द प्रोपोर्शन निगेशन p और p इम्प्लाई q, तो क्या होगा इसका? अब निगेशन p और ये क्या हो जाएगा आपका? निगेशन p और q। ठीक है, और निगेशन p और q, तो यहां पर भी वही चीज आ गई कि यहां पर आपका निगेशन p और q है, तो इसको आप डिटरमाइन नहीं कर पाओगे कि p की वैल्यू क्या रहेगी और q की वैल्यू क्या रहेगी। तो बच्चों, आंसर जो होगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, कांट डिटरमाइन। ठीक है, अब अगला है हमारे पास, लेट ए एंड बी बी टू आर्बिट्ररी इवेंट्स। ए और बी दो इवेंट्स हैं। आपको बताना है कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू P ऑफ A और P ऑफ B। P ऑफ P यूनियन B इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B। यहाँ पर P ऑफ A यूनियन B इक्वल टू लेस देन इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B, और P ऑफ A अपॉन B इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B और प्लस P ऑफ B। तो बच्चों, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो आर्बिट्ररी इवेंट है, ये चीज पॉसिबल नहीं है। ये इन्होंने इक्वेशन ही गलत लिखी है, यहाँ पे तो ए आना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे हम सोचेंगे ही नहीं आगे इसमें। और यहाँ पर जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी में आप देख सकते हैं, जब ए और बी दो इवेंट है, इन दोनों का यूनियन किसके इक्विवेलेंट हो सकता है? लेस देन इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, यानी कि या तो दोनों के कॉम्बिनेशन, दोनों को ऐड करके इसके इक्वल आ जाएगा, या फिर इससे कम रहेगा, यूनियन से कम रहेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप यूनियन परफॉर्म करते हैं तो कुछ रिपीटेड जो वैल्यूज हैं वो आ जाती हैं, इसलिए हमेशा ही हम ये बोलते हैं ए यूनियन बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस बी। सो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका करेक्ट होगा। अगला है हमारे पास, विच सेंटेंस कैन बी जनरेटेड बाय S tends to D, B A और A tends to D और C A। तो यहाँ पर बच्चों, आप देख सकते हैं कि जो भी आप सेंटेंस बनाते हैं, ग्रामर बनाते हैं, उसको हम स्टार्टिंग सिंबल से शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग सिंबल या तो आपका D हो सकता है या आपका
बी हो सकता है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपका ए से स्टार्ट किया है, ए से स्टार्ट किया है और ए से, तो ऑप्शन जो तीनों है वो एलिमिनेट आप कर सकते हो इजीली, क्योंकि सबसे आसान मेथड यही है। आप ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में आपको टाइम भी सेव करना होता है, और आपको जब पता ही है कि कोई भी ग्रामर एस से स्टार्टिंग सिंबल से शुरू करते हैं और स्टार्टिंग सिंबल आपका डी होगा या बी होगा, तो डी तो आपका है नहीं, तो बी आपका ऑप्शन ए है जो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर लेते हैं। देखो हम क्या करेंगे, एस टेंस टू डी और बी ए आपको गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इसको एस टेंस टू, पहले हम बी ए लिखेंगे, ठीक है। अब बी ए के बाद ए क्या है, ए को ट्रांसफर करेंगे। ए के केस में आपके पास ऑप्शन है डी है और सी सी है, तो इसमें आप क्या करें, इस ए को आप कन्वर्ट कर देंगे सी सी ए के अंदर। अगेन आपके पास ए आ गया, ए को फिर आपको कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करेंगे तो अगेन आप क्या लिख सकते हैं, इसमें सी सी ए कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, बी 4 टाइम्स सी आ गया और ए आ गया। उसके बाद ए से ग्रामर कहाँ जा रही है, आप डी की तरफ जा रहे, तो इस ए को भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, बी 4 टाइम्स सी लिख लो और इस ए की जगह आप लिख दो डी, तो बन गई ना आपका ऑप्शन ए के इक्विवेलेंट। सो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ये तरीका तो मैंने आपको इसलिए बताया है कि कई बार क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने भी पड़ जाते हैं, तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये तो क्वेश्चन बहुत आसान था, देखते ही आंसर पता चल रहा है इसमें। अगला क्या है आपके पास, रेगुलर एक्सप्रेशन a प्लस बी डिनोट्स द सेट ए, एप्सिलॉन ए और बी और बी और नन ऑफ दिस। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो आपका ए और बी होगा, क्योंकि ए प्लस बी जो एक्सप्रेशन होता है, प्लस के अंदर हम सिर्फ ए और बी को ही कंसीडर करते हैं, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। इसके लिए आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपका ए प्लस बी है तो सिर्फ ए और बी को ही कंसीडर करेंगे। Yes student, this is our next question. Which of the following is divisible by 4? 4 का डिविजिबल आपको चेक करना। देखो आपके पास नंबर बहुत बड़े बड़े गिवन है, नंबर ऑफ बिट्स बहुत ज्यादा है, तो आपको क्या करना, सबसे छोटे नंबर उठाना है सबसे पहले, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आपका एग्जामिनर जो पेपर सेट करता है उसको भी पता है कि आपके पास टाइम कम है और आपको ये क्वेश्चन जो मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर इसको कंप्लीट कर देना है, ठीक है। इस हिसाब से वो टाइम सेट करके चलता है, और आप उसको भी ये पता है कि अगर इनको सॉल्व करने लग गया तो उसके पास टाइम नहीं होगा। अगर बच्चे को आता होगा तो वो जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है और विद इन 1 मिनट, और 1 मिनट के अंदर तो आपका ए और सी का सॉल्यूशन निकालना ही इजी है। तो सबसे पहले आपका सी स्मॉलेस्ट नजर आ रहा है, तो आप इसका इक्विवेलेंट आप डेसिमल नंबर लिख लो, 1 2 4 16 32 64 और 128। तो बच्चों जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये समथिंग 243 आएगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे 2 और 1 है, तो इसको आप ऐड करेंगे ही करेंगे, तो लास्ट में आपका 3 आएगा, और लास्ट में अगर आपका 3 आ गया तो वो नंबर 4 का डिविजिबल नहीं होगा, इतना आपको भी अच्छे से पता है। अगला ए चेक कर लेते हैं। ए में क्या है आपका 1 2 4 8 16 32 64 128 और 256, तो इसका जब आप एडिशन करेंगे तो बच्चों इसका आंसर आएगा 300, और जो कि आपको पता है कि 300 क्या 4 का डिविजिबल है। सो ऑप्शन ए जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। अगला कर लेते हैं। ए हाफ एडर इज ऑल्सो नोन एज एंड सर्किट, नोर सर्किट, नैंड सर्किट और एक्सोर सर्किट। तो बच्चों हाफ एडर को आप एक्सोर सर्किट भी बोलते हैं। इस क्वेश्चन को बिल्कुल रट लो, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। तो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट। आपको सर्किट गिवन है टू मेक इट टोटोलॉजी। टोटोलॉजी का मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो आउटपुट आएगी या तो ट्रू होगी या फिर वो 1 होगी, ठीक है। यहाँ पर f की वैल्यू आपकी 1 होगी। आपको कौन सा गेट जो सब्सटीट्यूट करना है, आपके पास नैंड गेट है, एंड गेट है, और गेट और एक्सोर गेट। तो सबसे पहले आप नैंड गेट को ही देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप नैंड गेट लगाते तो ये क्या हो जाएगा आपका x प्लस वाई, और ये क्या हो जाएगा आपका एक्स वाई का होल बार। अब दोनों को आप यहाँ पर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस एक्स वाई का होल बार, और फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x बार प्लस वाई बार। तो यहाँ पर आपको पता है कि x प्लस एक्स बार 1 होता है, y प्लस वाई बार 1 होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। आंसर तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही मिल जाता है। सो ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा, फर्दर आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। Yes, this is our next question. When an inverter is placed between both inputs of SR flip, दोनों इनपुट के बीच में आपने SR फ्लिप इन्वेंटर लगा दिया तो क्या होगा। अब आपको देख सकते हैं आप, ये आपके पास मान लीजिए S है और ये आपका R है,
इन दोनों को कंबाइन किया इसने और बीच में लगा दिया है इन्वर्टर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हुआ ये बच्चों डी फ्लिप फ्लॉप हो जाएगा और बिना इन्वर्टर के ये टी फ्लिप फ्लॉप बन जाता है जब आप एस और आर की इनपुट को कंबाइन करते हैं। तो यहाँ पर इन्वेंटर है तो ये डी फ्लिप फ्लॉप होगा और इन्वेंटर नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पर अगर इन्वेंटर नहीं होता तो इसका आंसर टी फ्लिप फ्लॉप हो जाता है। इस क्वेश्चन को ध्यान रखो, ये थोड़ा सा चेंज होकर आपसे पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में तो आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला है आपके पास, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्रोग्राम? मेन, प्रिंट एफ, %d, साइज ऑफ दिस और ये। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मेन को ही यहाँ पर टर्मिनेट किया हुआ है। मेन को अगर यहाँ पे टर्मिनेट किया हुआ है तो आगे ये फर्दर चलेगा ही नहीं, तो सिंटेक्स एरर है इसके अंदर, यानी कि क्वेश्चन ही रॉन्ग है। बट मान लो आपका यहाँ पर मेन पे ये सेमीकोलन नहीं है तो आंसर क्या होगा, आप देख सकते हैं साइज ऑफ 3.14 एफ, ये फ्लोट लिखा हुआ है तो फ्लोट का आपको पता है कि क्या साइज लेता है, ये 4 बाइट लेता है। उसके बाद साइज ऑफ 3.14, ये फ्लोट नहीं है तो इसको वो डबल कंसीडर करेगा, डबल करेगा तो ये आपका 8 हो जाएगा। और ये है आपका साइज ऑफ 3.141, तो यहाँ पर जो डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो ये आपका साइज हो जाएगा यहाँ पे 10। तो आंसर जो होगा इसका बी हो जाएगा इस केस में जब आपका यहाँ पर सेमीकोलन नहीं है, और अगर सेमीकोलन है तो क्वेश्चन ही रॉन्ग है, आपके पास कोई आंसर होगा ही नहीं इसका, ठीक है। अगला जो है आपके पास, द बिट वाइज ओर ऑफ 35 विद 7 इन सी विल बी, आपके पास क्या 35 है और 7 है, आपको उसके ऊपर ऑपरेटर परफॉर्म करना बिट वाइज ओर। तो 35 जब आप लिखेंगे कैसे लिखेंगे, 1 2 4 8 16 और 32, ये बिट है आपके पास, 1 यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, और 1 34 हो गया और ये 35 हो गया, तो ये 35 के इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है। 7 का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये 3 1 और 3 0, ठीक है। अब आपको ओरिंग करनी है, ओरिंग जब करते हैं तो आपको पता होना चाहिए अगर एक भी वैल्यू ट्रू है तो आंसर आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 1, ये 1, ये 1, ये 0, ये 0 और ये 1, तो अब आप देख सकते हैं आंसर क्या हो जाएगा इसका 32 प्लस 4 प्लस 2 ये 7 आ जाएगा प्लस, तो ये टोटल हो जाएगा आपका 39। तो आंसर जो होगा आपका डी विल बी करेक्ट। अगला है आपके पास, डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास बाय डिफॉल्ट इज रिस्पेक्टिवली। डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस जो क्लास में होते हैं वो बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होते हैं। ये बात आपको शुरू से ही सिखाई गई होगी कि बाय डिफॉल्ट डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस ऑल आर प्राइवेट। इस चीज को याद रखो, इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, आसान होते हैं बट थोड़ा सा माइंड को क्लिक करने की जरूरत होती है। अगला है आपके पास, फंक्शन ओवरलोडिंग डन एट रन टाइम पर या कंपाइल टाइम पर। तो बच्चों फंक्शन ओवरलोडिंग जो है कंपाइल टाइम पर होती है, और ये क्यों होती है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन, एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन compiler must know the path, compiler must know the path how to compile the program, उसको पाथ पता होना चाहिए कि उसको किस तरीके से कंपाइल करना है कंपाइलेशन के टाइम पर। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये थे बच्चों आज के कुछ क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ कि क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे और आपको काफ़ी पसंद भी आए होंगे, और मस्ट भी आपने को यहाँ से कुछ ना कुछ सीखा भी होगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आता है तो आप लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चाहते हैं इस टाइप के वीडियोज़ आपको मिलते रहे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।